गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमारे यूट्यूब चैनल नैनो नोट्स में आप सबका स्वागत है। आज हम देखेंगे मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। हमने मुगल काल के शासकों के बारे में पढ़ लिया है और आज हम मुगल कालीन शासन व्यवस्था या प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में देखेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम मुगल कालीन साम्राज्य के बारे में देखेंगे, कहाँ तक विस्तृत था। तो मैप के माध्यम से देखते हैं। जो ये डार्क ब्लू है और ब्लू लाइट ब्लू है, ये पूरा जो क्षेत्र है मद्रास, पांडिचेरी और इधर उड़ीसा, पटना, बिहार, पूर्व का जितना भी क्षेत्र है, नेपाल, ठीक है, कश्मीर में लाहौर, काबुल तक, अफ़गानिस्तान में, और ये पूरा जो है पाकिस्तान का जो क्षेत्र है पूरा, सिंध, राजस्थान, गुजरात है, महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है पूरा, यहाँ से लेके कर्नाटक और ये सब लेते हुए पूरा जो क्षेत्र है ये मुग़ल साम्राज्य के अंतर्गत आता था। बस दक्षिण का थोड़ा सा पोर्शन जो है, इसे छोड़ के पूरा भारत है वो मुग़ल साम्राज्य के अंतर्गत आता था। ठीक है, यहाँ तक मुग़ल साम्राज्य का विस्तार था। अब आगे देखते हैं कि कुछ पदाधिकारियों के नाम देखते हैं। तो इसमें है मुस्तफ़ी, जिसे महालेखाकार, मीर ए अर्ज याचिका प्रभारी कहा जाता था, मीर ए माल राज्य भत्ता अधिकारी कहा जाता था, मीर ए तोज़क धर्मानुष्ठान अधिकारी, मुशर्रफ राजस्व सचिव, मीर ए बर वन अधीक्षक, मीर ए बहरी जल सेना का प्रधान, वाकिया नवीस सूचना अधिकारी, सवानी निगार समाचार लेखक, खुफिया नवीस गुप्त पत्र लेखक, हरकारा जासूस और संदेहवाहक। ठीक है, तो इन्हें कहा जाता था। आगे देखते हैं कि मुग़लकालीन शासन व्यवस्था अत्यधिक केंद्रित और तोकरशाही व्यवस्था थी। इसमें भारतीय तथा विदेशी फारस व अरब तत्वों का सम्मिश्रण था। ठीक है, तो इसमें मंत्रिपरिषद होती थी। एक सम्राट को प्रशासन की गतिविधियों को भली भांति संचालित करने के लिए एक मंत्रिपरिषद की आवश्यकता होती थी। बाबर के शासनकाल में जो वजीर का पद था वो काफ़ी महत्वपूर्ण था, परंतु आगे चलते ये पद महत्वहीन हो गया और वजीर जो होता था राज्य का प्रधानमंत्री होता था। अकबर के समय में प्रधानमंत्री को वकील और वित्त मंत्री को वजीर कहा जाने लगा था। ठीक है, उसके बाद वकील कौन होता था? वकील ए मुतलक सम्राट के बाद शासन के कार्यों को संचालित करने वाला एक सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी वकील था। अकबर का वकील बैरम खां था, क्योंकि अपने अधिकारियों का दुरुपयोग करने लगा था अंत में जाके, इसलिए अकबर ने इस पद के महत्व को कम करने के लिए अपने शासनकाल के 8वें वर्ष में एक नया पद बनाया था, जिसको कहा जाता था कि दीवान ए वजीरात। दीवान ए वजीरात एक कुल की स्थापना की थी अकबर ने, जिसका कार्य क्या था कि राजस्व और वित्तीय मामलों का प्रबंधन करना। बैरम खां के पतन के बाद अकबर ने मुनअम खां को वकील के पद पर नियुक्त किया था, परंतु वह नाम मात्र का ही वकील था। दीवान ए वजीर तीसरा पद जो था वो प्रशासन में, वो दीवान ए वजीर का था। फारसी मूल के शब्द था ये। दीवान का नियंत्रण राजस्व और वित्तीय विभाग पर होता था। जो फारसी मूल का शब्द है दीवान, उसका नियंत्रण जो होता था राजस्व और वित्तीय विभाग पर होता था। अकबर के समय में इसका वित्त विभाग दीवान मुजफ्फर खान, राजा टोडरमल, ख्वाजा शाह मंसूर के अधीन 23 वर्षों तक तो चला था। जहांगीर अफजल खां, इस्लाम खान और सादुल्ला खां के अधीन राजस्व विभाग 32 वर्षों तक चला था। इसमें ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट ये याद रखिएगा कि जो दीवान का नियंत्रण होता था राजस्व और वित्तीय विभाग पर होता था। ठीक है, उसके बाद दीवान या वजीर के निरीक्षण के कार्य में करने वाला जो मुख्य विभाग दीवान एक खालसा होता था, जो कि खालसा भूमि के लिए कार्य करता था। दीवान ए तन होता था, जो कि नगद तनख्वाह के लिए काम करता था। दीवान ए तब्जीह सैन्य लेखा जोखों के लिए काम करता था। दीवान ए जागीर होता था, राजस्व के कार्यों के लिए दिए जाने वाला वेतन था। दीवान ए बयूतात होता था, जो कि मीर सम्मान विभाग के लिए होता था। ठीक, और दीवान ए सादात धार्मिक मामलों का लेखा जोखा आदि थे। ठीक है, तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ये जितनी भी प्रशासन की व्यवस्थाएं थी, क्या वो आज के प्रशासनिक व्यवस्था से मेल खाती हैं या नहीं खाती हैं, आज से इनका क्या रिलेशन है और पहले से क्या रिलेट करती हैं आज की व्यवस्थाएं या नहीं करती है। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको देखना है कि पहले की व्यवस्थाएं कैसी थी, क्या वो आज जैसी थी या नहीं थी। ठीक है,
तो उसके बाद मीर बख्शी का पद होता था। इनके पास दीवान आरिज के समस्त अधिकार होते थे। मुगलों की जो मनसबदारी व्यवस्था के कारण यह पद और भी महत्वपूर्ण हो गया था। मीर बख्शी द्वारा सरखत नाम के पत्र पर हस्ताक्षर के बाद ही सेना को हर महीने का वेतन मिलता था। मतलब कि सेना को वेतन देने के लिए मीर बख्शी द्वारा सरखत नामक पत्र पर साइन करवाना होता था मीर बख्शी से। मीर बख्शी के दो अन्य सहायक थे, बख्शी ए हुजूर और बख्शी ए शाहगिर्द। बख्शी ए शाहगिर्द, ठीक है। मनसबदारों की नियुक्ति होती थी, सैनिकों की नियुक्ति, उनके वेतन, प्रशिक्षण और अनुशासन की जिम्मेदारी, घोड़ों को दागने व मनसबदारों के नियंत्रण में रहने वाले सैनिकों की संख्या का निरीक्षण आदि की जिम्मेदारी जो होती थी वो मीर बख्शी को करना होता था। और जो प्रांतों में नियुक्त बकियानवीस और मीर बख्शी को सीधे संदेश देता था। जो बकियानवीस होता था वो मीर बख्शी को डायरेक्ट संपर्क करता था। सद्र उस सद्र या सुदूर, ठीक है। जो ये सद्र उस सद्र होता था या सुदूर होता था, ये धार्मिक मामलों का, वे धार्मिक धन संपत्ति व दान विभाग का प्रधान होता था, ठीक है। शरीयत की रक्षा करना इसका मुख्य कर्तव्य होता था। इसके अतिरिक्त उलेमा की कड़ी निगरानी, शिक्षा, दान एवं न्याय विभाग का निरीक्षण करता था ये, ठीक है। और साम्राज्य के जो प्रमुख सद्र को सद्र उस सुदूर, शेख उल इस्लाम एवं सद्र उल कुल कहा जाता था, ठीक है। जब कभी सद्र न्याय विभाग के प्रमुख का कार्य करता था तब उसे काजी कहा जाता था, ठीक। सद्र दान में दी जाने वाली लगानहीन भूमि का भी निरीक्षण करता था। इस भूमि को सयुरगल या मदद ए मास कहा जाता था, ठीक है। आगे देखते हैं। मीर ए समा एक पद होता था। मीर ए समा का क्या कार्य होता था कि ये घरेलू विभागों का प्रधान होता था। सम्राट के दैनिक व्यय, भोजन एवं भंडार का निरीक्षण करता था, ठीक है। और मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले जो कारखानों का भी संगठन और प्रबंधन मीर समा को करना पड़ता था। मीर समा के अधीन दीवान ए बयूतात, मुशर्रफ, दरोगा, तहसीलदार, ठीक, आदि कार्य करते थे। इस प्रकार वकील या वजीर की जो शक्तियाँ थी इन चार मंत्रियों के मध्य विभाजित थी। उसके बाद आता था बयूतात का पद आता था। बयूतात क्या होता था? यह उपाधि उस मनुष्य को दी जाती थी जिसका कार्य मृत पुरुषों के धन और संपत्ति को रखना, राज्य का हिस्सा काटकर उस संपत्ति को उसके उत्तराधिकारी को सौंपना, वस्तुओं के दाम निर्धारित करना, शाही कारखानों के माल लाना और उनके द्वारा निर्धारित जो वस्तुओं का खर्च का हिसाब किताब रखना। जो प्रधान काजी होता था उसका क्या कार्य होता था? इसके काजी उल कुज़ात भी कहा जाता था। यह प्रांत, जिला एवं नगरों के में काजियों की नियुक्ति करता था। और वैसे तो सम्राट जो होता था न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था और प्रत्येक बुधवार को अपनी कचहरी लगाता था, किंतु जब समय अभाव की कमी होती थी और उसके राजधानी में न रहने पर सम्राट की जगह प्रधान काजी कार्य करता था, ठीक है। तो प्रधान काजी की सहायता के लिए प्रधान मुफ्ती होता था और मुफ्ती जो होता था वो अरबी न्यायशास्त्र के विद्वान होते थे। मुफ्ती के पद के लिए अरबी का ज्ञान होना आवश्यक था। उसके बाद मुहतसिब का पद आता है। मुहतसिब जो होता है वो शरीयत के प्रतिकूल कार्य करने वालों को रोकना, आम जनता को दुष्चरित्रता से बचाना, सार्वजनिक सदाचार की देखभाल करना, शराब भांग के उपयोग पर रोक लगाना, जुए के खेल को प्रतिबंधित करना, मंदिरों को तुड़वाना। औरंगजेब के समय में मंदिरों को तुड़वाया गया था, तब भी ये पद था। इसके महत्वपूर्ण कार्य थे, ठीक है। और इसकी स्थापना भी औरंगजेब ने ही की थी। इस पद की स्थापना औरंगजेब ने की थी, ठीक। आगे कौन सा पद है? मीर ए आतिश या दरोगा ए तोपखाना। ये अब नाम भी से लग रहा होगा, ये बंदूकचियों और शाही तोपखाने का प्रधान होता था। युद्ध के समय तोपखाने के महत्व के कारण इसी मंत्री का स्थान मिलता है। दरोगा ए डाक चौकी या सूचना एवं गुप्तचर विभाग का प्रधान होता था। राज्य की हर सूचना बादशाह तक पहुंचाता था, ठीक। मुगल काल में शासन के जो समस्त कार्य थे जो कि कागजों में किए जाते थे, इसलिए मुगल सरकार को कभी कभी कागजी सरकार भी कहा जाता था, ठीक है। अब प्रांतीय प्रशासन के बारे में देख लेंगे। वो केंद्र के प्रशासन थे ऊपर के। प्रांतीय प्रशासन में जो मुगल कालीन प्रशासन था, ठीक है, उसको देखते हैं। मुगल प्रशासन सैन्य शक्ति पर आधारित एक केंद्रीयकृत व्यवस्था थी।
मुगलों ने एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना की थी जिस पर खलीफा जैसी किसी विदेशी सत्ता का कोई अंकुश नहीं था। ठीक। मुगल कालीन राजत्व के सिद्धांत की स्पष्ट व्याख्या अबुल फजल ने किसमें की है? आईने अकबरी में। ठीक। मुगल सम्राट सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति तथा सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। जो मुगल सम्राट होता था, राजा होता था, वो सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति तथा सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। वास्तव में साम्राज्य को सारी शक्तियां सम्राट में निहित थी, परंतु फिर भी उसको शासन चलाने के लिए कुछ मंत्रियों या कुछ व्यक्तियों की जरूरत पड़ती थी। तो जो केंद्र में कौन कौन थे? वजीर थे, मीर बख्शी थे, खान समा थे, रुद्र उस सुदूर थे। ठीक है। और वजीर राजस्व विभाग और बादशाह का प्रधानमंत्री होता था। सम्राट, ये जैसे ऊपर पढ़ चुके हैं, सम्राट की अनुपस्थिति में शासन का साधारण कार्य बादशाह की ओर से देखता था। ठीक। मीर बख्शी का पद होता था, मीर बख्शी था, ये सैन्य प्रशासन की देखभाल करता था और मनसबदारों का प्रधान होता था। सैनिकों की भर्ती करता था, हथियारों और अनुशासन का प्रभारी होता था। खान ए समा राजमहल और कारखानों के अधिकारी होता था। ठीक। रुद्र उस सुदूर, यह धार्मिक मामलों का अधिकारी होता था। दान विभाग इसी के अंतर्गत आता था। ठीक है। तो उसके बाद कुछ केंद्रीय इस प्रशासन के कुछ अन्य अधिकारी कौन कौन से? काजी उल कुजात। ठीक। मीर आतिश शाही तोपखाने का प्रधान, न्यायिक मामलों का प्रधान होता था काजी उल कुजात। मुहतसिब कौन होता था? प्रजा के नैतिक चरित्र की देखभाल करने के लिए नियुक्त अधिकारी होता था, ये मुहतसिब होता था। दरोगा ए डाक चौकी राजकीय डाक और गुप्तचर विभाग का प्रधान होता था। मीर बहर कौन था? नौसेना का प्रधान था। मीर अदल कौन था? या न्याय विभाग का महत्वपूर्ण अधिकारी था। हरकारा जासूस एवं संदेहवाहक दोनों होते थे। ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ पे प्रांतीय प्रशासन, ऊपर हेडिंग गलत हो गई थी, उसको सही कर लीजिएगा। वहाँ पे केंद्रीय प्रशासन था तो प्रांतीय प्रशासन आ गया था, पड़ गई थी हेडिंग। ठीक है। तो मुगल साम्राज्य को सूबों में और सूबों को सरकारों में, जो सूबे होते थे उनको प्रांत बोले जाते थे और जो सरकार होते थे उनको जिला बोला जाता था। मुगल साम्राज्य को सूबों यानी कि प्रांतों और सूबों को सरकारों यानी जिलों में और सरकार को परगना यानी महलों में और परगनों को गांवों में बांटा गया था। ठीक है। तो सबसे ऊपर कौन था? सूबा, उसके बाद सरकार, उसके बाद परगना और परगना के बाद गांव में बांटा गया था। ठीक है। तो अकबर के समय सूबेदार होता था जिसे सिपह सलार या नाजिम भी कहा जाता था। सिपह सलार कहा जाता था। ठीक है। दीवान सूबे प्रधान वित्त एवं राजस्व अधिकारी होता था। जो दीवान होता था वो सूबे का प्रधान वित्त एवं राजस्व का अधिकारी होता था। बख्शी का मुख्य कार्य होता था सूबे की सेना की देखभाल करना, जो प्रांतीय रुद्र न्याय के साथ साथ प्रजा की दैनिक चरित्र और इस्लाम धर्म के कानूनों के पालन की व्यवस्था करता था। कोतवाल होता था सूबे की राजधानी तथा बड़े बड़े नगरों में कानून एवं व्यवस्था की देखभाल करता था। ठीक। अब जिले का प्रशासन देख लेते हैं, सरकार का प्रशासन या जिले का प्रशासन। तो मुगल साम्राज्य में अथवा जिलों में फौजदार, कोतवाल, आमिल और काजी जो होते थे ये प्रमुख अधिकारी थे। मुगल सरकार में सरकार या जिलों का जो प्रधान होता था फौजदार होता था। इसका जो मुख्य कार्य था जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना और प्रजा को सुरक्षा प्रदान करना। खजानदार जिले का मुख्य खजांची होता था और इसका कार्य होता था राजकीय खजानों की सुरक्षा करना। आमल गुजार या आमिल जिले का वित्त एवं राजस्व का प्रधान अधिकारी होता था। काजी ये सरकार न्याय से संबंधित कार्य देखता था। ठीक है। आगे देखते हैं। परगने का प्रशासन देखते हैं। तो सरकार परगनों में बटी हुई थी। परगनों के मुख्य अधिकारी में सिकदार, आमिल, फौतदार, कानूनगो, कारकुन शामिल थे। सिकदार परगने का प्रधान अधिकारी था। परगने का प्रधान अधिकारी कौन था? सिकदार।
परगने की शांति व्यवस्था और राजस्व वसूलने इसके प्रमुख कार्यों में शामिल थे। आमिल परगने का प्रधान अधिकारी था। किसानों से लगान वसूलना इसका कार्य था। फौजदार परगने का खजांची था। कानूनगो परगने के पटवारियों का प्रधान था। तो आप देखिए यहाँ पे पटवारी का भी, जैसे आज पटवारी का पद है वैसे तब भी पटवारी का पद होता था। यह लगान, भूमि और कृषि से संबंधित कागजातों को संभालता था। आज भी यही कार्य है, ठीक है। कारकुन लिपिक का कार्य करता था। आज भी लिपिक के पद हैं, तब भी लिपिक के पद थे। तो बहुत सारी जो प्रशासनिक व्यवस्था थी आज से मिलती जुलती थी इनकी, ठीक है। ग्राम प्रशासन के बारे में देखते हैं। तो मुगल काल में ग्राम प्रशासन एक स्वायत्त संस्था से संचालित होता था, ठीक। प्रशासन का उत्तरदायित्व मुगल अधिकारियों के अधीन नहीं था। ग्राम प्रधान गांव का प्रमुख अधिकारी था, जिसे खुद और मुकदमा चौधरी कहा जाता था। गांव में वित्त, राजस्व और लगान से संबंधित अधिकारियों को पटवारी कहा जाता था। इन्हें राजस्व का 1% दस्तूरी के रूप में दिया जाता था, ठीक। अब अर्थव्यवस्था के बारे में देखेंगे। मुगल कालीन अर्थव्यवस्था कैसी थी। मुगल साम्राज्य की आय का जो प्रमुख स्रोत था वो क्या था, भू राजस्व। मुगल कालीन समस्त भूमि को 3 भागों में बांटा गया था, खालसा भूमि, जागीर भूमि और मदद ए मास। खालसा भूमि प्रत्यक्ष रूप से शासन के अधीन थी और इससे प्राप्त आय शाही कोष में जमा होते थे खालसा भूमि से, ठीक है। साम्राज्य की जो अधिकांश भूमि थी जागीर भूमि थी, क्योंकि यह राज्य के प्रमुख अधिकारियों को वेतन के बदले में दी जाती थी, ठीक है। कि जो अधिकांश भूमि जागीर थी उस समय नगद वेतन देने की प्रथा आ चुकी थी, लेकिन जागीर के रूप में भी वेतन दिया जाता था। इसीलिए अधिकांश भूमि थी जो वो जागीरों के रूप में दे दी गई थी। इसीलिए जो साम्राज्य में जो अधिकांश भूमि थी वो जागीर भूमि थी कहा जाता है। मदद ए मास को मिल्क भी कहा जाता था, ठीक है, मिल्क। इस प्रकार की भूमि अनुदान में दी जाती थी और इस तरह की भूमि से आय प्राप्त नहीं होता था। मुगल काल में राजस्व का निर्धारण भी 4 प्रमुख प्रणालियों से होता था। जब्ती प्रणाली या दहसाला प्रणाली, बटाई या गल्ला बख्शी और कनकूत, या चौथा कौन सा है, नस्क। दहसाला प्रणाली 1580 में राजा टोडरमल द्वारा शुरू की गई थी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। कनकूत प्रथा के अनुसार लगान का निर्धारण भूमि की उपज के अनुसार, उपज के अनुमान के आधार पर किया जाता था। जो कनकून प्रथा थी उसके अनुसार भूमि के उपज के अनुमान के आधार पर किया जाता था भू राजस्व का निर्धारण, लगान का निर्धारण। कनकूत प्रणाली के अंतर्गत भू राजस्व अनाज में निर्धारित होता था, जबकि जो भक्ति प्रणाली के तहत नगद रूप में। अतः कहा जा सकता है कि जो लगान लेला जाता था वो नगद और अनाज दोनों रूपों में लिया जाता था, ठीक। नस्क प्रणाली में भूमि के माप के बिना लगान निर्धारित किया जाता था। खेती के विस्तार एवं बेहतरी के लिए राज्य की ओर से तकावी नामक ऋण भी लिया जाता था, ठीक। तकावी ऋण, खेती के विस्तार और बेहतरी के लिए राज्य की ओर से तकावी नामक ऋण लिया जाता था। भू राजस्व के अलावा जजिया, जकात नामक कर भी लिया जाता था। मुगल काल में गेहूं, चावल, ठीक है, मनसबदारी व्यवस्था को देख लेते हैं। गेहूं चावल का आगे देखेंगे। मुगल साम्राज्य की जो सबसे प्रमुख विशेषता थी वो मनसबदारी व्यवस्था थी। मनसबदारी व्यवस्था मुगल सैनिक व्यवस्था की आधार स्तंभ थी और यह मंगोलों की दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। मनसबदारी व्यवस्था का शुभारंभ कब हुआ था, 1577 ईस्वी में। किसने किया था, अकबर ने, ठीक है। इस व्यवस्था में जो दशमलव प्रणाली के आधार पर अधिकारियों के पदों का विभाजन किया गया था। मनसब की पदवी या पद संख्या नहीं थी, वरन यह किसी अमीर की स्थिति का बोध कराती थी, ठीक है। जिसके पास जितने ज़्यादा मनसब वो उतना ज़्यादा अमीर। जात शब्द से व्यक्ति के वेतन तथा पद की स्थिति का बोध होता था, जबकि सवार शब्द घुड़सवार दस्ते की संख्या का बोध कराता था। सैनिक तथा नागरिक दोनों को मनसब प्रदान किया जाता था, पैतृक नहीं था यह, ठीक। मनसबदारों को नगर अथवा जागीर के रूप में वेतन मिलता था। उन्हें भूमि पर नहीं बल्कि सिर्फ उस क्षेत्र के राजस्व पर अधिकार मिलता था।
10 से 5,000 तक के मनसब दिए जाते थे। 5,000 के ऊपर के मनसब शहजादों तथा राजवंश के लोगों के लिए स्वस्थ रखे गए थे। और औरंगजेब के समय में मनसादारों की जो संख्या थी इतनी बढ़ गई थी कि उन्हें देने के लिए जागीर नहीं बची थी। प्रारंभ में मनसबदारों को 240 रुपये वार्षिक प्रति सवार मिलता था, किंतु जहांगीर के काल में यह राशि घटाकर 200 रुपये वार्षिक कर दी गई थी। ठीक है। और अकबर के काल में यह नियम था कि किसी भी मनसबदार या सवार पद उसके जात पद से अधिक नहीं हो सकते। मनसबदार का जो सवार पद था उसके जात पद से अधिक नहीं हो सकते थे। जहांगीर ने ऐसी प्रथा चलाई थी जिसमें बिना जात पद बढ़ाए मनसबदारों को अधिक सेना रखने के कहा गया था। इस प्रथा को दुहस्ता अथवा सिंहस्ता कहा जाने लगा था। कहा जाता था दुहस्ता अथवा सिंहस्ता। समाज के बारे में देख लेते हैं। मुगल कालीन समाज कैसा था? 2 वर्गों में बटा था, धनी या अमीर वर्ग और साधारण वर्ग। साधारण वर्ग में आते थे किसान, दस्तकार और मजदूर। ठीक है। और इन्हें छोड़कर बाकी जो थे वो अमीर वर्ग में आते थे। ठीक है। उच्च वर्ग के लोग अधिकतर मनसबदार, जागीरदार एवं जमींदार होते थे। मुगल काल में कुलीन स्त्रियों की सम्मानजनक स्थिति थी। समाज में विधवा विवाह, पर्दा प्रथा, बाल विवाह का निषेध था। दहेज प्रथा, सती प्रथा आदि सामाजिक कुरीतियां प्रचलित थी। भूमिहीन किसानों तथा श्रमिकों की सामाजिक स्थिति अत्यंत ही दयनीय थी। समाज सामंतवादी संस्था के समान दिखता था, जिसके शीर्ष पद बादशाह था। विधवा विवाह महाराष्ट्र के गौर ब्राह्मणों, पंजाब एवं यमुना घाटी के जाटों में प्रचलित था। ठीक है। मतलब ये अमीर होते थे उस समाज के, उस समय के समाज में इन्हें अमीर कह के बोला जाता था। ठीक है। विधवा विवाह महाराष्ट्र के गौड़ ब्राह्मणों तथा पंजाब और यमुना घाटी के जाटों में प्रचलित थी। ऊपर देख चुके, दोबारा लिख गया है यहाँ पे। बादशाहों तथा राज्य के सबसे बड़े सरदारों के हरम में हजारों स्त्रियां रखैलों और दासियों के रूप में रहती थी। मुगल बादशाहों में एक औरंगजेब ही था जो अपनी पति के प्रति समर्पित था। ठीक है। अपनी पत्नी के प्रति समर्पित था। मुगल कालीन कला और संस्कृति के बारे में देखते हैं। कला और संस्कृति के कारण मुगल काल इतिहास में प्रसिद्ध है। मुगल काल की जो बहुमुखी सांस्कृतिक गतिविधियों के कारण इसे भारतीय इतिहास का द्वितीय क्लाशक युग कहा जाता है। इसके बारे में अलग से हम डिटेल में देखेंगे, लेक्चर बनाएंगे एक हम। मुगल स्थापत्य कला का इतिहास बाबर से आरंभ होता है, लेकिन मुगल स्थापत्य शैली आरंभ स्पष्ट रूप से अकबर के काल में प्रदर्शित होती है। ठीक है। इसकी शुरुआत बाबर से होती है, लेकिन जो उभर के आती है हमें देखने को मिलती है वो अकबर के काल में परिलक्षित होती है। मुगल कालीन स्थापत्य कला की जो मुख्य विशेषता है वो पित्तादुरा शैली का प्रयोग होता है, जिसमें संगमरमर पर हीरे और जवाहरातों की जड़ावत की जाती है। शाहजहां के काल में स्थापत्य कला अपने चरम पर होती है और इस काल में संगमरमर का सर्वाधिक प्रयोग होता है। ताजमहल इसका जीवंत नमूना है। और अकबर काल के में चित्रकला बहुत प्रसिद्ध होती है। मीर सईद अली, बब्दुस समद, दसवंत, बसावन अकबर काल के प्रमुख चित्रकार थे। जहांगीर के दरबार में फारसी चित्रकार आगा रेजा, अब्दुल हसन, उस्ताद मंसूर थे। मुगल चित्रकला की जो महत्वपूर्ण कृति थी हम जान मद या दास्तान अमीर हमजा है। मंसूर की जो महत्वपूर्ण कृतियां हैं वो साइबेरिया का बिलसारस और बंगाल का एक पुरुष है। अकबर ने संगीत और संगीतकारों को काफ़ी प्रश्रय दिया था। अबुल फजल के अनुसार अकबर के दरबार में 66 गायक थे। ठीक है। इनमें से कुछ कौन कौन से हैं कुछ के बारे में देखते हैं। जिसमें से तानसेन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जिसे अकबर ने कंठामरण विलास की उपाधि दी थी। ठीक है। मुगल शासकों ने साहित्य और साहित्यकारों को संरक्षण प्रदान किया था। अकबर ने महाभारत का फारसी में अनुवाद कराया, जिसे रज़्मनामा के नाम से जाना जाता है। अकबर के काल में कुरान का पहली बार अनुवाद हुआ था। ठीक है। हुमायूं नामा की रचना हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने की थी। अकबर नामा की रचना अबुल फजल द्वारा की गई। तुजुक ए जहांगीरी जहांगीर की आत्मकथा है, जिसको स्वयं जहांगीर ने लिखी थी। शाहजहां नामा 2 हैं जिनकी रचना मोहम्मद सलीम
मोहम्मद सलीह और इनायत खान ने की थी। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, पूछी जा सकती है। पुस्तकों के बारे में हम आपको और डिटेल में बताएंगे मुगल कालीन पुस्तकों के बारे में। ठीक है, लेकिन इतनी अभी आप यहाँ पे देख लीजिए। सेना के बारे में देखते हैं। मुगल कालीन सेना तो 4 भागों में विभक्त थी: पैदल, घुड़सवार, तोपखाना और हस्ती सेना। पैदल में कौन कौन सी थी? पैदल में 2 प्रकार की थी, अहसाम और सेहबंदी। अहसाम जो होती थी सैनिक, जो सैनिक युद्ध करने वाले सैनिक होते थे। ठीक है, जो अहसाम सैनिक होते थे युद्ध करने वाले सैनिक होते थे। सेहबंदी सैनिक मालगुजारी वसूलने का काम करते थे। ठीक है, मेवरा मेवात निवासी थे जो धावक और जासूसी का काम करते थे, मेवरा। ठीक है, घुड़सवार सेना कौन सी थी? मुगल सेना का सर्वाधिक भाग होता था। इसमें 2 प्रकार के घुड़सवार होते थे, एक होता था सिलेदार, एक होता था बरगीर। ठीक है, तो जो सिलेदार को घोड़ों और अस्त्र रखने की व्यवस्था थी, उनको मतलब स्वयं करनी पड़ती थी घोड़ों और अस्त्र की व्यवस्था, जबकि जो बरगीर का जो की साज का जो सारा सामान होता था वो सरकार की ओर से मिलता था। तोपखाना 2 भागों में विभक्त था, जिसमें एक था जिनसी और दूसरा था दस्ती। जिनसी में भारी तोपें होती थी और दस्ती में हल्की तोपें होती थी। तोपखाने के जो विभाग का अध्यक्ष होता था मीर ए आतिश कहलाता था, और या तो दरोगा ये तोपखाना कहलाता था। ठीक है, हस्ती सेना होती थी। अकबर को हाथियों का बड़ा शौक था। अकबर अपनी सेना के लिए जिन हाथियों का प्रयोग करता था उन्हें खास कहा जाता था। और जल सेना का भी उल्लेख मिलता है। जल सेना के प्रधान को अमीर उल बहर कहा जाता था अकबर के समय में। ठीक है, इसके अतिरिक्त 3 अन्य भाग भी थे, गजनाल और नरनाल, सुतरनाल। हाथियों पर ले जाने वाली तोपें गजनाल, सैनिकों द्वारा ले जाने वाली तोपें नरनाल, सुतरनाल ऊँट पर ले जाने वाली तोपें सुतरनाल। ठीक है, और अकबर के समय कबीर, उस्ताद कबीर और हुसैन तोप बंदूक विशेषज्ञ थे। मनूची ने भी मुगल तोपखाने के प्रभारी के रूप में कार्य किया था। ठीक, मनूची के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, मुगलकालीन मुद्रा देख लेते हैं। मुद्रा प्रणाली कैसी थी? सिक्का 3 धातुओं में, जैसे चांदी, सोना, तांबे में निर्मित होता था। बाबर के चांदी के सिक्कों पे एक तरफ कलमा और चारों खलीफाओं का नाम तथा दूसरी तरफ बाबर का नाम एवं उपाधि अंकित थी। बाबर ने काबुल में चांदी का शाहरुख तथा कांधार में बाबरी नाम का सिक्का चलाया था। शाहरुख और बाबरी नाम का सिक्का किसने चलाया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार। शेरशाह ने मिली जुली धातुओं के स्थान पर शुद्ध चांदी का सिक्का चलाया था, जिसे 180 ग्रेन का रुपया, और उसमें तांबे का भी सिक्का चलाया था जिसे पैसा कहा जाता था। ठीक है, तो आज का रुपया और पैसे का जो अस्तित्व है वो यहीं से निकल के आया है। चांदी का मानक सिक्का रुपया जो था शेरशाह द्वारा परिवर्तित कहलाता था। ठीक है, जिसका वजन 175 ग्रेन का था। यह मुगलकालीन मुद्रा व्यवस्था का आधार था। मुगलकालीन मुद्रा को एक व्यवस्थित एवं व्यापक आधार किसने प्रदान किया? अकबर ने। उसने 1577 में दिल्ली में एक शाही टकसाल बनवाई थी और जिसका प्रधान ख्वाजा अब्दुस समद को नियुक्त किया गया था। अकबर ने अपने शासनकाल के प्रारंभ में मुहर नामक एक सोने का सिक्का चलवाया था, जो मुगल काल का सबसे अधिक प्रचलित सिक्का था। आईने अकबरी में कहा गया है कि 1 मुहर 9 रुपए के बराबर होता था। अकबर द्वारा चलाया गया सबसे बड़ा सोने का सिक्का कौन था? संसब, जो 101 तोले का था, बड़े लेन देन में प्रयुक्त होता था। और अकबर ने सोने का एक सिक्का चलाया था इलाही, जिसका वजन 10 रुपए के बराबर होता था। ये गोलाकार सिक्का था। ठीक, अकबर ने तांबे का एक दाम चलाया था जो 40 रुपए 40वें भाग के बराबर होता था। तांबे का सबसे छोटा सिक्का कौन था? जीतल, जीतल कहलाता था। और अकबर ने अपने कुछ सिक्कों पर राम और सीता की मूर्ति अंकित करवाई थी और देवनागरी लिपि में राम और सिया लिखवाया था। अकबर ने असीरगढ़ दुर्ग की विजय स्मृति में एक सोने का सिक्का चलाया, जिस पर एक ओर बाज और दूसरी ओर टकसाल का नाम ढालने की तिथि अंकित कराई गई थी। 1616 तक रुपए का जो मूल्य होता था 40 दामों के बराबर था, किंतु 1627 में एक अलग 30 दामों के बराबर हो गया। जहांगीर ने निसार नामक एक सिक्का चलाया था जो रुपए के चौथाई मूल्य के बराबर होता था। शाहजहां ने दाम और रुपए के बीच आना नामक सिक्का चलाया। मुगल काल में सर्वाधिक रुपए की ढलाई औरंगजेब के काल में हुई थी। ठीक है,
औरंगजेब ने राजारोहण के बाद सिक्कों पर कलमांकन की प्रथा को बंद करवा दिया। उसने अपने अंतिम काल में ढाले गए कुछ सिक्कों पर मीर अब्दुल बाकी साहबाई द्वारा रचित एक पद्य अंकित करवाया था। और अबुल फजल के अनुसार कहा गया है कि 1775 में सोने के सिक्कों को ढालने के लिए 4 टकसालें, चांदी के सिक्कों को ढालने के लिए 14 टकसालें और तांबे के सिक्कों के लिए 42 टकसालें थी। ठीक है। मापतौल के पैमाने देख लेते हैं। अकबर के सिंहासन रूढ़ होने से पूर्व उत्तर भारत में माप के लिए सिकंदरी गज प्रचलित था, जो कि 39 अंगुल का था, किंतु अकबर के काल में इसका स्थान इलाही गज 41 अंगुल ने ले लिया। मोरलैंड ने दक्षिण भारत में नाप तौल के लिए प्रयुक्त होने वाली कोबार्ड नामक इकाई का उल्लेख किया है, जो सूती और ऊनी वस्तुओं को मापने के लिए किया जाता था। जो अरब व्यापारियों ने समुद्री तटों पर बहार नामक तौल की इकाई लागू की थी। इसी प्रकार गोवा में कैवेंडी नामक तौल की इकाई प्रचलित थी। अब राजत्व का सिद्धांत क्या है मुगलों का, उसको देखते हैं। राजत्व का सिद्धांत में क्या कहा गया है? कहा गया है कि मुगलों के राजत्व सिद्धांत का जो मूलाधार है वो कुरान एवं हदीस का सम्मिलित नाम था। बाबर ने राजत्व संबंधी विचार प्रकट करते हुए कहा कि बादशाही से बढ़कर कोई बंधन नहीं है। बादशाह के लिए एकांतवास और आलसी जीवन उचित नहीं है। बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण करके मुगल बादशाहों को खलीफा के नाम मात्र के आधिपत्य से भी मुक्त कर दिया था। अब वे किसी विदेशी सत्ता और व्यक्ति के अधीन नहीं रह गए थे। हुमायूं बादशाह को पृथ्वी पर खुदा का प्रतिनिधि मानता था। उसके अनुसार सम्राट अपनी प्रजा की उसी प्रकार रक्षा करता है जिस प्रकार ईश्वर पृथ्वी के समस्त प्राणियों की रक्षा करता है। ठीक है, तो ये लोग राजा को ईश्वर के समान मानने लगे थे। ठीक है। अकबरकालीन जो मुगल राजत्व सिद्धांत की स्पष्ट व्याख्या किसमें की गई है? अबुल फजल की आईन अकबरी में। ठीक है। अबुल फजल ने क्या कहा है कि जो राजत्व का ईश्वर का अनुग्रह है या उसी व्यक्ति को प्राप्त होता है जिस व्यक्ति में हजारों गुण एक साथ विद्यमान होते हैं। ठीक। और उन्होंने कहा है कि राज्य सत्ता परमात्मा से फूटने वाला तेज और विश्व प्रकाशक सूर्य की एक किरण है। ठीक है। कहा जाता है कि मुगल बादशाहों ने निसंदेह बादशाह के 2 कार्य माने थे। ठीक, क्या माने थे? एक तो राज्य की रक्षा, जहांबानी, और एक जहांगीरी, अन्य राज्यों पर अधिकार। ठीक है। अबुल फजल ने जिस राजत्व सिद्धांत का समर्थन किया है उनके अनुसार बादशाह ईश्वर का प्रतिनिधि तथा पृथ्वी पर ईश्वर का दूत होता है और ईश्वर ने उसे साधारण मानव की अपेक्षा अधिक बुद्धि और विवेक प्रदान किया है। उद्योग धंधे देखते हैं। भारत में मनसबदारी व्यवस्था का प्रारंभ अकबर ने किया था। मुगल साम्राज्य में भूमिदान क्या था? क्या क्या भूमिदान की जाती थी? जागीर, मदद एमाश, एम्मा, वक्फ, खालसा, अलतमगा। ठीक है, इसको दान किया जाता था। भू राजस्व व्यवस्था क्या थी? मुगल कालीन आर्थिक जीवन की विस्तृत जानकारी आईने अकबरी विदेशी लेखों के संस्करणों से प्राप्त होती है। तो भू राजस्व कृषि क्या था? आईने अकबरी में रबी की 16 फसलों, खरीफ की 25 फसलों से प्राप्त होने वाले राजस्व का विस्तृत उल्लेख है। मुगल काल में खाद्य पदार्थ कौन कौन से थे? गेहूं, बाजरा, दाल को पसलेती अथवा दिलेत खिचड़ी कहा जाता था। तो गेहूं, बाजरा और दाल प्रमुख थे। मुगल काल में आगरा के निकट बयाना और गुजरात में सरखेज में सर्वोत्तम किस्म की नील पैदा होती थी और इसका विशद वर्णन पिलसार्ट में है। अब इसको जानने से हमें अंग्रेजों के यहाँ पे अपनी कंपनियां बसाने का रीज़न पता चल जाएगा कि कहाँ क्या पाया जाता है। भारत में तंबाकू 1604 ईस्वी के अंत और 1605 के प्रारंभ में अकबर के काल में पुर्तगालियों द्वारा लाई गई थी। संभवतः इसी के आसपास मक्का अमेरिका से भारत लाया गया था। खेती के विस्तार तथा बेहतरी के लिए मुगल बादशाहों ने किसानों को बढ़ावा दिया और इसके लिए तकावी नामक ऋण भी वितरित किया। मुगल काल में नई खेती को खेती योग्य बनाने के लिए वन कटी, जंगलों से साफ करके जमीन को खेती योग्य बनाना नामक एक तरीका अपनाया गया जिसमें अधिकतर से अधिक भूमि कृषि योग्य बनाया जा सके। ठीक। शाहजहां के शासनकाल में 1630 से 1632 ईस्वी में दक्कन तथा गुजरात में एक भयानक अकाल पड़ गया था, जिसके फलस्वरूप उसने खलीफा भूमि के भू राजस्व का जो 70 लाख रुपया माफ कर दिया था।
यह मुगल काल का प्रचंडतम अकाल था। ठीक है। शाहजहां ने अकाल से निपटने के लिए सिंचाई की सुविधा की व्यवस्था की। 98 मील लंबी रावी नहर लाहौर तक बनवाई, जिसे नहर ए फैज कहा जाता है। शाहजहां ने एक दूसरी नहर, नहर ए साहिब, जिसे फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था, को न केवल ठीक ही करवाया बल्कि उसका नाम नहर ए शाह भी रखवा दिया। मुगल काल में गन्ना, कपास, नील, रेशम आदि फसलों का भी उत्पादन होता था। इन्हें तिजारती या नकदी अथवा उत्तम फसलें कहा जाता था। इन फसलों पर अधिक दर पर मालगुजारी नगद रूप में अदा करनी होती थी, इसलिए इन्हें नगदी फसलें कहा जाता था। ठीक है। अब कृषक वर्ग कौन कौन से थे? ठीक है, तो कृषक वर्ग को देख लेते हैं।